Hello everybody and welcome to my channel. This video is for class 9 students of ICSE. The subject for this video is chemistry. We are going to continue with the first chapter of chemistry, the language of chemistry. This is our fourth lecture on this chapter. Before moving ahead with this chapter, please ensure that you have watched the previous 3 lectures, that is lecture 1, lecture 2 and lecture 3 of this chapter, and then only you continue with this फोर्थ लेक्चर. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वैलेंसी पढ़ा था. वैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. उसके पहले पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल से अगर रिप्रेजेंट करें यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, तो हमें क्या मिल जाएगा, केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल कोई भी एक केमिकल चेंज का मैं एग्जांपल लेता हूँ, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूँ. जैसे कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है. तो ये क्या हुआ, एंटायर इंफॉर्मेशन दैट carbon is reacting with oxygen and forming carbon dioxide is a chemical reaction. And this chemical reaction को मैंने symbols और formulas से मैंने represent किया. कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का O2 एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना उसका CO2. तो हमने सिंबल्स का यूज़ करके यही रिएक्शन को हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का रूप दिया. इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन. तो दिस इज़ अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन. आई होप केमिकल इक्वेशन क्या है क्लियर हो गया. सिमिलरली वाटर का भी फॉर्मेशन को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल और क्या बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल. दैट मीन्स H2 plus O2 gives H2O. Okay, now here this equation is not balanced as yet. I will teach you what is a balanced equation and how to balance an equation. But as of now, you try to understand that this is a chemical equation which is telling that hydrogen molecule is reacting with oxygen molecule and it is forming a water molecule. Now this reaction obviously cannot take place under normal temperature. It needs a very high temperature to take place. All those things we will discuss on a later stage. But as of now, what is a chemical equation should be clear to you, that a chemical reaction can be represented with the help of symbols and formula of the substances, and this symbolic representation is a chemical equation. Okay, let's get started to the next topic. Now, what is a balanced equation? Okay, now let me take one example. The first example that I took, C plus O2. ये मैंने example लिया, CO2 बना. ठीक है, यहाँ पे देखो इस साइड एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है. तो ये दोनों क्या हो गया, हमारा रिएक्टेंट्स हो गया. इन दोनों को मैं क्या बोलूँगा, रिएक्टेंट्स. क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो इन्हें मैं रिएक्टेंट्स बोलूँगा. और इस एरो के राइट साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, जो प्रोडक्ट है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज द प्रोडक्ट साइड. सो देयर आर टू साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. वन इज द रिएक्टेंट साइड एंड अनदर इज द प्रोडक्ट साइड. अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो वहाँ पर एक एटम कार्बन का है. हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन इज देयर, वन एटम कार्बन का है. और प्रोडक्ट साइड में भी देखें तो कितना एटम कार्बन का है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड में भी वन एटम कार्बन का है. यानी रिएक्टेंट साइड में भी एक एटम है कार्बन का, प्रोडक्ट साइड में भी एक एटम है, वन एटम है कार्बन का. ऑक्सीजन को देखते हैं, रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं. एंड इन द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं. यानी ऑक्सीजन का नंबर भी दोनों साइड्स इक्वल है, कार्बन का नंबर भी दोनों साइड्स इक्वल है. कार्बन के एटम्स का नंबर दोनों साइड इक्वल है, ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर भी दोनों साइड इक्वल है. तो हम इस तरह का कंडीशन अगर रहेगा तो मैं बोलूँगा कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल which we discussed again sometimes earlier regarding the formation of water. ये एग्जाम्पल मैंने अभी डिस्कस किया था, H2 plus O2 gives H2O, और मैंने बोला था ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. क्यों, क्योंकि तुम रिएक्टेंट साइड, दिस इज द रिएक्टेंट साइड,
रिएक्टेंट साइड्स में देखो कितना हाइड्रोजन एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को देखो कितना हाइड्रोजन एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, दिस 2 इज डिनोटिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन को देखते हैं, इन द रिएक्टेंट साइड्स हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स, बट इन द प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, ओनली 1 ऑक्सीजन एटम। दैट मीन्स ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस्ड नहीं है, हाइड्रोजन का बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं है। एज अ रिजल्ट दिस एंटायर इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कोई भी अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट का एटम्स का नंबर इक्वल नहीं आता है दोनों साइड्स में, रिएक्टेंट साइड्स में, प्रोडक्ट साइड में, कोई भी एलिमेंट का एटम्स का नंबर इक्वल नहीं आता है, द एंटायर इक्वेशन विल बी नोन एज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिसका दूसरा नाम है स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन का दूसरा नाम क्या होता है, अनबैलेंस्ड, नॉट बैलेंस्ड, ओके। अनबैलेंस्ड इक्वेशन का दूसरा नाम होता है स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन, तो इसको लिख लो। लेकिन हमें इसको बैलेंस्ड करना है, तो कैसे मैं बैलेंस्ड करूंगा, दैट वी विल स्टडी आफ्टर सम टाइम इन दिस वीडियो ओनली। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू बैलेंस द नंबर ऑफ atoms of each element on both the sides. So let us understand the definition of balanced equation. It is an equation in which the total number of atoms of each element, हर एक element का total number of atoms in the reactant sides is same as the number of atoms in the product side. Product side में जितना number of atoms होगा of a particular element, उतना ही नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए रिएक्टेंट साइड्स में ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, तभी हम उस इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इक्वेशन को। जब हम एग्जाम में लिखते हैं, suppose you are asked to write a chemical equation and if you leave the equation unbalanced तो तुम्हें marks नहीं मिलेगा। You have to balance the equation, then only you will get the marks for that equation. Okay, now how to balance we will study in this video only after some time. Before that let us understand why it is so important to balance. क्यों balance करेंगे भाई, क्यों extra tension लेंगे, लेकिन balance करना क्यों ज़रूरी है इतना, उसको समझते हैं। So this is a very important question from your exam point of view also. टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, वाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड, क्यों बैलेंस करेंगे। पहला तो ये भी पूछ देता है डिफाइन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, साथ साथ पूछता है वाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो तुम्हें एकदम अच्छी तरह से इसे याद कर लेनी है। अब समझते हैं, एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को मानने के लिए वी हैव टू कंप्लाई विद इट, मतलब इसे मानना है हमें। अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को अगर नहीं मानेंगे तो तब तो पृथ्वी उथल पुथल हो जाएगी, इजंट इट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कभी भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो मैटर क्रिएट नहीं होता है, ना ही मैटर कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी द टोटल मास इन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल मास इन द प्रोडक्ट साइड। क्यों? क्योंकि मैटर तो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं है। और अगर हम अनबैलेंस लिखते हैं इन दिस केस, जैसे ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है H2 + O2 गिव्स H2O, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रिएक्टेंट साइड्स में टोटल एटम्स कितने हैं, रिएक्टेंट साइड्स में टोटल एटम्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 2 ऑक्सीजन के एटम्स, यानी 2 + 2 4 एटम्स है टोटल इन द रिएक्टेंट साइड्स। लेकिन इन द प्रोडक्ट साइड कितना एटम हो गया, 2 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन, यानी 3। यानी मैटर तो डिस्ट्रॉय हो गया, 4 से 3 एटम्स बन गया तो डिस्ट्रॉय हो गया। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का धज्जी उड़ा दिया हम लोग। ऐसा हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसीलिए ये नंबर्स इक्वल होने चाहिए। टोटल एटम्स का नंबर ऑन द प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को मानना है। मैटर अपने आप, मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ना क्रिएट हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो जस्ट आई एम रीडिंग आउट द आंसर अगेन।
Please note it down, my dear students. An equation must be balanced in order to comply with the law of conservation of matter, which states that matter is neither created nor destroyed in the course of a chemical reaction. An unbalanced equation would imply that atoms have been created or destroyed. एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन का यही मतलब होगा कि एटम्स को हम क्रिएट कर दिए या डिस्ट्रॉय कर दिए, विच इज़ इम्पॉसिबल. सो वी शुड बैलेंस इट. Now, one more thing we will study, which is also a very important part from your exam point of view, what informations are being conveyed by a balanced chemical equation. अभी हम थोड़ी ही देर में, इसके बाद ही हम पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, लेकिन उसके पहले ये टॉपिक देख लेते हैं. इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. कोई भी अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव्स CO2. दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड्स में भी तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 3. कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2. यहाँ भी कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, 3. तो हमें इंडिविजुअली भी चेक करना है, ऐसा नहीं कि टोटल चेक करना है, इंडिविजुअली भी देखना है कि इंडिविजुअल कार्बन का यहाँ रिएक्टेंट साइड्स में कितना है? 1 एटम. प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम ऑफ कार्बन. एंड रिएक्टेंट साइड्स में ऑक्सीजन कितना है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. एंड हियर ऑल्सो इन द प्रोडक्ट साइड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नाउ व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस बीइंग कन्वेड बाय दिस केमिकल इक्वेशन? ओके, फर्स्ट पॉइंट, वी कैन नो अबाउट द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म. जस्ट इस इक्वेशन को देखने से ही मुझे पता चल जा रहा है कि क्या क्या रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है. कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है. ये मुझे पता चल जा रहा है इस इक्वेशन को देखने से. तो ये पहला इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाता है. फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सेकेंड पॉइंट क्या है? Information about the molecules of each substance taking part and formed in the reaction. मुझे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलता है कि ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा है और कितना मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में है. तो 1 मॉलिक्यूल, यहाँ कुछ सामने नंबर नहीं लिखा हुआ है. वी विल अज्यूम दैट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर. कार्बन के आगे अगर 1 नहीं है, 1 इज हिडन. ओके, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग 1. सो दिस 1 कार्बन atom is reacting with 1 molecule of oxygen and forming 1 molecule of carbon dioxide. तो ये मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बता देता है कि कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितना मॉलिक्यूल्स बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, तो वी डू नॉट राइट दिस 1 बिकॉज इट इज़ अ कन्वेंशन. लेकिन कोई दूसरा नंबर रहता तो वी विल डेफिनेटली राइट इट. एनीवे, सेकेंड पॉइंट इज क्लियर. थर्ड पॉइंट, it tells about the molecular mass of each reactant and each product also. यहाँ product भी ऐड कर दो. ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या होगा? It tells about the molecular mass of each reactant and product. तो हम हर एक रिएक्टेंट के मॉलिकुलर मास के बारे में हम जान सकते हैं. ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा कि मॉलिकुलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, एनीवे इतना जान लो कि कार्बन का मॉलिकुलर मास मैं बता सकता हूँ. फिर ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके मॉलिक्यूल बना है, तो इसका मॉलिकुलर मास के बारे में मैं बता सकता हूँ. और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास मैं बता सकता हूँ. अगर मुझे इंडिविजुअल कार्बन का मॉलिकुलर मास पता है और एक ऑक्सीजन एटम का पता है, तो मैं टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास बता सकता हूँ. इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस, हाउ टू फाइंड मॉलिकुलर मास, बट वी विल नॉट इंक्लूड दिस इन आवर दिस वीडियो. ओके, बट एज ऑफ नाउ इसको इतना जान लो कि हम मॉलिकुलर मास ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. चलो, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट सेज इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. ऑब्वियसली ये इक्वेशन क्या प्रूव कर रहा है? इट इज प्रूविंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते. फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है. ना फिफ्थ पॉइंट में क्या है ना? फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है इट वी कैन टेल द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. मतलब कि रिएक्टेंट्स का क्या स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, या प्रोडक्ट का क्या फिजिकल स्टेट है, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं. हालांकि अभी जो इक्वेशन मैंने लिखा है इससे पता नहीं चल रहा है. तो ये इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए एक आजकल हम लोग क्या करते हैं, अगर सॉलिड है तो उसके बगल में ब्रैकेट में S लिख देते हैं. अगर लिक्विड है तो ब्रैकेट में L लिखते हैं, और अगर गैस है तो ब्रैकेट में G लिखते हैं. यानी एक्चुअली हम लोग को इस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, C, कार्बन क्या होता है? सॉलिड, इजंट इट? तो ब्रैकेट में S प्लस ऑक्सीजन ब्रैकेट में G, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो अ गैस. तो एक्चुअली आजकल हमें कहा जाता है इट इज़ प्रेफर्ड दैट वी राइट SgL फॉर सॉलिड गैस लिक्विड.
इन ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑल्सो वी कैन identify, we can get the information about them by just looking at the chemical equation. Okay, sixth point says information regarding the temperature, pressure and catalyst. कितना टेम्परेचर में ये इक्वेशन हो रहा है या ये रिएक्शन हो रहा है, कितना प्रेशर चाहिए इस इक्वेशन को होने के लिए या इस रिएक्शन को होने के लिए, कितना क्या कैटलिस्ट का ज़रूरत है इस रिएक्शन को होने के लिए, ये सभी चीज़ें भी हमें इक्वेशन से पता चल जाती है। कैसे? फिलहाल तो इस इक्वेशन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होते हैं, तो उनमें हाई टेम्परेचर का ज़रूरत होता है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन जब हम बनाते हैं, मीथेन गैस, नॉट मीथेन सॉरी, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस जब बनाते हैं तो उसका जो रिएक्शन है कुछ इस तरह का है। नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन गैस है इसलिए मैं यहाँ जी लिख देता हूँ। नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन विच इज़ ऑल्सो अ गैस एंड अमोनिया इज फॉर्म्ड, NH3 which is also a gas. Now this reaction is unbalanced, but we will balance it, we will learn how to balance it. But here you can see we can get the information about that nitrogen is a gas, hydrogen is a gas, and ammonia which is formed is also a gas. Now this reaction cannot take place in normal temperature. ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला देंगे तो मुझे अमोनिया मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। NH3 इज अमोनिया, ओके, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स प्लेस एट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, कितना, 450 डिग्री सेल्सियस। तो ये इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं ना, इस एरो के नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं 450 डिग्री सेल्सियस, ये हम लिख देते हैं कि इतना टेम्परेचर में ये रिएक्शन होता है। और साथ ही साथ ये नॉर्मल प्रेशर में भी नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक जो हमारा प्रेशर है, एयर प्रेशर, उसमें भी नहीं होता है, ये बहुत हाई प्रेशर में होता है। तो उसके नीचे भी हम 200 to 900 ATM लिख देते हैं, क्योंकि ये 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये रिएक्शन होता है। तो हम क्या लिखते हैं, 200 to 900 ATM। और इस रिएक्शन को होने के लिए कैटलिस्ट और प्रोमोटर का ज़रूरत होता है। कैटलिस्ट मतलब होता है कुछ ऐसा सब्सटेंस जो इस रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा दे, फास्ट बना दे रिएक्शन को, लेकिन अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो इसके लिए आयरन का ज़रूरत होता है, Fe। Fe इज़ द कैटलिस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। तो इसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं। और साथ ही साथ मोलिब्डेनम नाम का एक प्रोमोटर चाहिए होता है। प्रोमोटर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट ओनली, सो MO, मोलिब्डेनम प्रोमोटर। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, ये बुक में भी है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये 6th पॉइंट क्या बता रहा है। सो वी आर एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट एंड एटसेट्रा इफ एनी प्रोमोटर इज रिक्वायर्ड। तो वो सब के बारे में भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें दे सकता है अगर हम एरोज के ऊपर नीचे में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट का जिक्र कर दें, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिल सकता है। सो आई कैन मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर मेकिंग द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। पहले मैं GL ये सब नहीं लिख रहा था, लेकिन अभी मैं लिखने लगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ प्रेफर्ड टू राइट बिकॉज वी विल बी एबल टू टेल द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। पहले ये नहीं बोला जा रहा था कि ये टेम्परेचर, प्रेशर को लिखो, अभी मैं यहाँ लिख दिया तो ये भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा। यानी वी कैन मेक द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव एंड मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड। सिमिलरली 7th पॉइंट को देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, some reactions involve a lot of absorption of heat while some reactions involve a lot of release of heat। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन, इसको ब्रैकेट में S लिखते हैं अभी क्योंकि सॉलिड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो गैस है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो गैस है। लेकिन ये इक्वेशन क्या है ना, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनता है, साथ ही साथ इन द प्रोडक्ट साइड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी मैं लिख सकता हूँ कि हीट प्रोड्यूस हुआ कि हीट एब्जॉर्ब हुआ। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस हीट हम लिख देते हैं। तो यानी प्रोडक्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके बनने के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हुआ। तो आई हैव मेड दिस इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बाय राइटिंग प्लस हीट
which says it gives the information about release of heat. Similarly, अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को सराउंडिंग से ले लेता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन के समय होता है, कार्बन विच इज़ अ सॉलिड is reacting with oxygen which is a gas and forming carbon monoxide CO which is a gas. In this case what happens, heat is taken from the surroundings, तो उसमें हम लिखते हैं माइनस हीट. ठीक है, तो ये प्लस हीट और माइनस हीट से देखने से हमें पता चल जाता है कि दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हुआ, इवॉल्व हुआ. पहला जो इक्वेशन मैंने लिखा जहां प्लस हीट है दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाता है सराउंडिंग से वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो मुझे इक्वेशन से ये भी पता चल सकता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, 7th पॉइंट भी क्लियर है. 8वां पॉइंट क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स भी पता चल जाता है. तो उस एक एग्जाम्पल से समझते हैं. कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें एसिड्स का ज़रूरत होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. उसमें भी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या हम डाइल्यूट एसिड लेंगे या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेंगे? डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि एसिड में हम पानी से डाइल्यूट कर देते हैं एसिड को. कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, उसमें वाटर मिलाया गया है, उसे बोलते हैं डाइल्यूट एसिड. और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया हुआ रहता है, दैट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. तो सम रिएक्शंस के लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का ज़रूरत होता है और कुछ रिएक्शंस के लिए हमें डाइल्यूट एसिड का ज़रूरत होता है. तो इसीलिए एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ केमिकल रिएक्शन. जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड. सो मैग्नीशियम के ब्रैकेट में S लिख देते हैं. दिस S इज डिनोटिंग दैट मैग्नीशियम इज सॉलिड. इट इज रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4. नाउ इन द ब्रैकेट वी विल राइट DIL. DIL किस लिए? क्योंकि ये जो एसिड है ये डाइल्यूट एसिड हमने लिया. अगर हमने डाइल्यूट एसिड लिया तो हम DIL लिखेंगे, और अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया तो हम CONC लिखेंगे, कॉन्क. तो हमने यहाँ डाइल्यूट एसिड लिया और क्या बना? MgSO4. ब्रैकेट में लिखा है AQ. एक्वस क्यों लिखे हैं? AQ इज डिनोटिंग एक्वस. एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ है. एक्वस मीन्स दैट MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड दैट इज व्हाट वी राइट एक्वस. प्लस H2 हाइड्रोजन भी बना विच इज अ गैस, तो G हमने लिख दिया. सो दिस इज अ equation, an example of an equation which tells me that magnesium, which is a solid, is reacting with sulfuric acid, which is in dilute state, is forming magnesium sulfate, which is actually in aqueous state, means dissolved in water. इस state में है. And another thing that is formed is hydrogen gas. ठीक है, this equation is also a balanced equation. If you see, there is one magnesium, here also one magnesium atom. In the reactant sides, 2 hydrogen atoms, here also 2 hydrogen atoms on the product side. And of sulfur अगर देखें, sulfur भी reactant side में एक sulfur है, in the product side also 1 sulfur is there. और oxygen को भी देखें तो 4 oxygen atoms in reactant sides and in product side also 4 oxygen atoms. तो चलो हम लोग तो अभी डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग के वगैरह, बहुत सारा चीज़ अभी डिटेल में कैसे बैलेंस करेंगे एंड ऑल. तो फिलहाल ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया कि क्या इन्फॉर्मेशंस मुझे मिल सकते हैं फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एग्जाम में आराम से पूछ देते हैं टीचर्स कि गिव अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस दैट आर कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तुम्हें एग्जाम्पल से समझाना होगा. तो मैंने भी जिस तरह का एग्जाम्पल्स लिया तुम भी उस तरह से टीचर को एक्सप्लेन करना. ठीक है. नाउ वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन. ठीक है, तो जिस मेथड का हम यूज़ करने वाले हैं फॉर बैलेंसिंग एन इक्वेशन, दैट मेथड इज़ नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड. क्या मेथड का नाम है? हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है. एक और मेथड होता है बैलेंस करने के लिए, पार्शियल इक्वेशन मेथड, जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. तुम्हारे सिलेबस में है हिट एंड ट्रायल मेथड, तो इस मेथड से हम पढ़ेंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विथ एन एग्जाम्पल. तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सबसे पहले हम लोग कर रहे थे. H2 plus O2 gives H2O. I am not writing here G and L.
बिकॉज टू मेक इट सिंपल, ठीक है। हालांकि लिख सकते हैं, लिखना चाहिए भी, बट टू माई ऑब्जेक्टिव इज टू टीच यू हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन, देयरफॉर आई एम नॉट राइटिंग द सिंबल्स फॉर सॉलिड लिक्विड गैस राइट नाउ। अभी इक्वेशन को देखते हैं। रिएक्टेंट साइड्स में कितना हाइड्रोजन एटम्स है? 2। प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन एटम्स है? 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को देखते हैं, कितना प्रोडक्ट साइड, हाँ रिएक्टेंट साइड में कितना है एटम्स? 2 ऑक्सीजन एटम। प्रोडक्ट साइड में कितना है? 1। यानी ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड, एज अ रिजल्ट दिस एंटायर इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। सो वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन राइट नाउ। अब बैलेंस करने के लिए हमें नंबर लिखना होता है, कोई भी नंबर मैं लिखूंगा, बट वो नंबर को मैं उस मॉलिक्यूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल ही लिख सकता हूँ। यानी कोई भी नंबर मुझे अगर लिखना है तो मैं उसके बेस में नहीं लिख सकता हूँ। आई कैन नॉट राइट अ नंबर 2 ओवर हियर, so this is wrong. If I write a 2 at the base of oxygen, this is a wrong method. We cannot do that. We are not allowed to do that. तो मुझे अगर 2 लिखना भी है, 1 लिखना भी है, 4 लिखना भी है, नंबर्स मुझे अगर डालना है तो कहाँ मैं डालूंगा? इन फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहाँ पे एक 2 लिख देता हूँ। कौन सा 2? मैं चलो दूसरा कलर से लिखता हूँ, तब समझ में आएगा। पर्पल कलर यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक 2 लिख दिया जो पर्पल कलर में दिख रहा है। अभी मैंने जो 2 यहाँ लिखा है, इस 2 से क्या हो गया? दिस 2 इज़ फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो एंड फॉर हाइड्रोजन ऑल्सो। तो नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स इन ऑल हो गया प्रोडक्ट साइड में? 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गया। और कितना ऑक्सीजन एटम्स हो गया? 2. This 2 is actually for both hydrogen and oxygen. So hydrogen में already 2 था और मैंने दो हो गया, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट साइड, एंड ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 एटम्स हो गया। अभी देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, 2 प्रोडक्ट साइड में भी है, 2 रिएक्टेंट साइड्स में भी है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन फिर अनबैलेंस्ड हो गया। इधर 4 हाइड्रोजन हो गया इन द प्रोडक्ट साइड, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन रह गया इन द रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे मैं सामने फिर एक 2 लगा दूंगा। सामने में लगा सकते हैं, वो अलाउड है। तो यहाँ पे मैंने अगर 2 लिख दिया, तो नाउ हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड्स? 4। प्रोडक्ट साइड में भी 4। ऑक्सीजन में भी देखते हैं 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया कि नहीं? सो वी have included what numbers? Here 1 2 and here 1 2. These two 2's have balanced our equation. So एग्जाम में आएगा तो तुम्हें यहाँ पे 2 और 2 लिख देना है। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम अलग अलग नंबर से कभी कभी चेक करना होता है, तो हमें पेंसिल से पहले करना, ठीक है? डायरेक्टली पेन से एग्जाम में मत करना, पेंसिल से करते रहना, नंबर्स को चेक करना बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइनली जब तुम्हारा बैलेंस हो जाए तो पेन चला के लिख देना, ठीक है? आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे एक 2 रहेगा, यहाँ पे एक 2 रहेगा। ओके, फाइनली दिस इज आवर आंसर। 2H2 plus O2 gives 2H2O. Now that means what? 2 molecules of hydrogen. 2H2 means what? 2 molecules of hydrogen reacting with 1 molecule of oxygen forming 2 molecules of water. हो गया? Now next इक्वेशन उठाते हैं। चलो ये इक्वेशन भी आज हमने किया था। C plus O gives C plus O2 gives CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन। कार्बन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? तो यहां पे देखते हैं कितना कार्बन है, कितना कार्बन एटम्स है ऑन द रिएक्टेंट साइड्स? 1। कितना ऑक्सीजन एटम्स है ऑन द रिएक्टेंट साइड्स? 2। कितना कार्बन एटम्स है ऑन द प्रोडक्ट साइड? 1। कार्बन दोनों साइड सेम है, बट ऑक्सीजन हियर इज 1, बट इन दिस रिएक्टेंट साइड 2। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम एक 2 लिखते हैं। कहाँ? प्रोडक्ट साइड में। लेकिन चलो मैं दूसरा कलर उठा लेता हूँ, रेड कलर। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ, 2 लिखने से क्या हो गया? ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। ये 2 तो ऑक्सीजन के लिए भी है, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया अभी, लेकिन कार्बन भी 2 हो गया साथ ही साथ। तो कार्बन को इधर भी 2 बनाना है, क्योंकि इधर इस साइड रिएक्टेंट साइड में तो 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो कार्बन मेरा अब 2 हो गया रिएक्टेंट साइड में भी। सो 2 कार्बन इधर भी, 2 कार्बन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन उधर भी। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल। बैलेंस हो गया। दैट मीन्स आवर इक्वेशन इज व्हाट? 2C plus O2 gives 2CO. 2 atoms of carbon
reacting with one molecule of oxygen forming two molecules of carbon monoxide. For your extra information, I'll tell you that this gas, carbon monoxide, is extremely poisonous gas, highly poisonous gas. But carbon dioxide is not a poisonous gas. Yes, carbon dioxide is not a poisonous gas, but carbon monoxide is a poisonous gas. And if you see, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का दोनों का रिएक्टेंट्स सेम होता है. अगर तुम देखो कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो रिएक्टेंट्स होता है वो C+O होता है. अगर हम लिखें C+O, इट गिव्स CO2 ऑल्सो. एट द सेम टाइम कभी कभी C+O गिव्स CO ऑल्सो. सॉरी, यहाँ O2 होगा. C+O2 गिव्स CO2 ऑल्सो एंड C+O2 गिव्स CO ऑल्सो. लेट मी बैलेंस इट. वाई दिस हैपन्स, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि दोनों की जगह दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, इधर भी सेकेंड वाला इक्वेशन में भी. लेकिन कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. क्यों? क्योंकि अगर मुझे बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए, कार्बन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाए कार्बन को, तब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. बस यही डिफरेंस है. एंड एज आई टोल्ड दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉइजनस गैस. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन. अनदर लेट अस टेक Fe, बनाते जाओ मेरे साथ साथ. Fe प्लस H2O, जितना बनाओगे उतना बेनिफिट होगा, गिव्स Fe3O4 plus H2. दिस इज आवर इक्वेशन. पहले चेक करते हैं ये बैलेंस्ड है कि नहीं है. यहाँ आयरन एटम कितना है रिएक्टेंट साइड्स में? 1. हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड्स में कितना है? 2. और ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड्स में कितना है? 1. सिमिलरली आयरन यहाँ पे कितना है प्रोडक्ट साइड में? 3, जबकि रिएक्टेंट साइड्स में 1 है. तो आयरन तो बैलेंस नहीं है. ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है. ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 एटम्स है ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में, लेकिन रिएक्टेंट साइड्स में 1 है. अगेन इफ यू सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड. इफ यू सी 2 एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड एंड 2 एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड्स ऑल्सो. ना सिर्फ हाइड्रोजन से तो हमारा काम बनने वाला नहीं है, हमें आयरन को भी और ऑक्सीजन को भी बैलेंस्ड करना है. कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 3 आयरन है, इजंट इट? प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स आयरन है. तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, पहले 3 लिख कर देखता हूँ काम बनता है कि नहीं. तो चलो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, हमारा आयरन तो 3 हो गया. चलो आयरन बैलेंस है. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. और यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या करूँगा, 4 ऑक्सीजन है ना प्रोडक्ट साइड में, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ. एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया? 4. ऑक्सीजन मेरा प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों जगह 4 हो गया. लेकिन हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, 8 हो गया अभी. 4 2 ज़ा 8 प्रोडक्ट साइड में, नॉट प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड्स में 8 हो गया. लेकिन प्रोडक्ट साइड में अभी भी 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको 8 बनाना है. क्या करेंगे? यहाँ पे 4 लिख देंगे. 4 2 ज़ा 8, अभी 8 हो गया. तो इस तरह का नंबर्स मुझे सिलेक्ट करना है, दिमाग लगाना है कि कौन सा नंबर कैसे मैं बैठाऊँ. सामने ही बैठाना है. तो ये मॉलिक्यूल्स के सामने, इन द फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स बैठा हूँ, तो मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए. ये मुझे दिमाग लगा के करना है. थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है. फिर अभी तुम चेक करो कि ये सारा इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो गया दोनों साइड में. ठीक है, तो ये कॉपी कर लिया हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं. आज कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन तुम्हारे बुक में बहुत सारा क्वेश्चंस होगा. यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. मैं लेता हूँ कैल्शियम इज रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन गैस फॉर्मिंग कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2. ठीक है. नाउ दिस इज अ वेरी इजी इक्वेशन टू बैलेंस. कैल्शियम कितना है? 1 रिएक्टेंट साइड्स में, प्रोडक्ट साइड में 3. नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड्स में 2, प्रोडक्ट साइड्स में भी 2. नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड. ओनली वी हैव टू बैलेंस कैल्शियम. तो ये तो बहुत इजी है. बस मैं यहाँ 3 कर दूंगा कैल्शियम के सामने, तो यहाँ पे मुझे 3 मिल जाएगा, 3 कैल्शियम. नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ठीक है. सो दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. ओके, लेट्स डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. Zn मतलब जिंक इज रिएक्टिंग विथ KOH. साथ ही साथ इसको याद करो, KOH मतलब K मतलब पोटेशियम,
OH मतलब हाइड्रोक्साइड, सो इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. सो जिंक इज रिएक्टिंग विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग K2ZnO2 प्लस H2. इसको बैलेंस करते हैं. कितना जिंक है रिएक्टेंट साइड्स में? 1. प्रोडक्ट साइड में भी जिंक कितना है? 1. पोटेशियम कितना है रिएक्टेंट साइड्स में? 1. यहाँ पोटेशियम कितना है? 2. ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड्स में? 1. यहाँ पे ऑक्सीजन 2. यानी ऑक्सीजन और पोटेशियम अभी तक बैलेंस्ड नहीं है. और हाइड्रोजन भी इधर 1 लेकिन उस साइड में 2. तो वी हैव टू बैलेंस ओनली इफ यू सी जिंक इज बैलेंस्ड, दोनों साइड 1 1 है, बट ऑल अदर एटम्स आर अनबैलेंस्ड. इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पे पोटेशियम को इधर 2 है तो इधर भी पोटेशियम को 2 बनाने के लिए मैं चलो 2 लिख देता हूँ. एज अ रिजल्ट पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया एंड हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा बिकॉज दिस 2 दैट वी हैव पुट इज एक्चुअली फॉर बोथ KO, एक्चुअली फॉर ऑल द 3 KO एंड H. तो सबको 2 2 2 हो गया. इधर अब देखते हैं पोटेशियम मेरा बैलेंस हो गया क्योंकि 2 इधर भी आ गया उधर भी आ गया. ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, जिंक बैलेंस था ही, और हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस हो गया क्योंकि इधर भी 2 हाइड्रोजन उधर भी 2 हाइड्रोजन. तो चलो इजी था ये बनाना है ना. ओनली थिंग दैट वी हैड टू पुट अ 2 ओवर हियर. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 plus CO means carbon monoxide forming iron, that is Fe, and carbon dioxide CO2. Now let us see whether this equation is balanced or not. In the reactant sides iron is 2, here iron is 1, तो balance तो है ही नहीं. Now here it is 3, not 3, be careful. How many oxygen in the reactant sides? See here 3 and here also 1 oxygen. So total of how many oxygens on the reactant sides? Total of 4 oxygens on 4 oxygen atoms on the reactant sides. Reactant sides में देखेंगे तो reactant sides में यहाँ 3 oxygen atoms, यहाँ 1 oxygen atom. So 3 plus 1 4 oxygen atoms है. Be careful over here. Okay. And carbon is 1. Now if we see on the product side oxygen atoms is 2 and carbon atom is 1. So anything is balanced? Nothing is balanced. None of the elements are balanced. So what will I do? Let us put a 2 over here. If we put a 2 Fe तो यहाँ iron मेरा balanced हो गया क्योंकि iron इधर भी 2 है और product में भी 2 हो गया. Now अब मैं क्या करूँगा? चलो इधर मैं अगर 3 पुट करता हूँ इंटेलिजेंटली, यहाँ देखो मैंने 3 पुट कर दिया तो हमारा कार्बन कितना हो गया? कार्बन 3 हो गया. और टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और अब इधर भी 3 ऑक्सीजन. सो 3 + 3 6. अभी मेरा रिएक्टेंट साइड्स में 6 ऑक्सीजन हो गया. समझ में आया कैसे 6 हो गया? यहाँ पे तो O3 है तो 3 है और ये जो 3 और O मैंने लिखा सो अनदर 3 ऑक्सीजन. सो 3 + 3 6. और इधर मेरा पास अभी भी 2 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में, उसको 6 बनाना है तो मैं 3 इधर लिख दूंगा. तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6. और कार्बन अभी कितना हो जाएगा? कार्बन 3 हो जाएगा. सो कार्बन इधर भी 3 हो गया. ओके सो कार्बन इज 3, ऑक्सीजन इज 6 ऑन बोथ द साइड्स एंड आयरन 2 ऑन बोथ द साइड्स. सो व्हाट डिड आई डू? एक्चुअली आई हैव रिटन ओनली 3 numbers. Here 1 3 I have written, here 1 2 I have written, and here 1 3 I have written. I hope I am able to make it clear. So what is our equation looking like? Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2. So this is how we will balance it. Let's do one more question. Okay. Okay. Now this PB means what? Lead. Okay. So it is PbO4 plus HCl, मतलब hydrochloric acid, is reacting with PbCl2, lead chloride, plus water, जिसको डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं, plus chlorine gas, Cl2. Now we will balance it. If you see, try to see is the equation balanced, क्योंकि करना तो तुम्हें ही है. Here how many lead atoms are there?
3. This side 1. Reactant side, how many oxygen atoms? 4. In the product side, how many oxygen atom? 1. So not balanced. हाइड्रोजन भी इधर 1, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2, नॉट बैलेंस्ड. क्लोरीन का देखते हैं, इधर 1 और उस साइड कितना क्लोरीन है प्रोडक्ट साइड में? यहाँ देखो 2 क्लोरीन और इधर भी 2 क्लोरीन, यानी क्लोरीन टोटल कितना है? 2 + 2 4 क्लोरीन है. सो मुझे बैलेंस करना है, सारा एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, कोई भी एलिमेंट्स बैलेंस्ड नहीं है. नाउ हाउ डू वी डू दैट? प्लीज टेक सम टाइम एंड ट्राई टू डू इट. Take some time and try to do it. If we write 8 over here, see मैं बता दूंगा तुम्हारे लिए ईजी है, क्योंकि मेरे लिए प्रैक्टिस करते करते मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया है कि यहाँ पे 8 ही होगा. क्यों मेरे लिए आसान हो गया? क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है. तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे. शुरुआती दौर पे तुम्हें ये समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा कि यहाँ 8 क्यों लगाए सर. ओके, यू कैन क्वेश्चन मी, ये 8 मुझे कैसे पता चला कि यहाँ 8 होगा? बिकॉज मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है और प्रैक्टिस करते करते एक आदत हो जाता है. फिर भी मुझे भी कभी कभी बहुत टफ इक्वेशंस में टाइम लग जाता है और कभी कभी मुझे भी हिट एंड ट्रायल मेथड में एक नंबर को फिर मैंने चेंज करना पड़ता है मुझे. फिर मैं देखता हूँ चलो इससे नहीं हुआ, फिर दूसरा नंबर से करता हूँ. तो ये चीज़ मेरे साथ भी होता है, बिकॉज दिस मेथड इज़ ओनली सो. लेकिन कुछ इस तरह का इक्वेशंस बनाते बनाते एक प्रैक्टिस भी आ जाता है कि तुम डायरेक्ट अब कर सकते हो, तो वो प्रैक्टिस से आता है. ओके, सो इफ़ यू राइट 8 ओवर हियर, यू विल सी हियर 8 हाइड्रोजन हो गया एंड 8 क्लोरीन भी हो गया ऑन द रिएक्टेंट साइड्स. नाउ यहाँ पे देखो क्लोरीन, अगर मैं 8 हाइड्रोजन अब प्रोडक्ट में भी बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इधर हाइड्रोजन के पहले, वाटर के पहले मैं 4 लगा दूंगा. तो 4 लगाने से क्या हो गया? नाउ हाइड्रोजन हैज़ बिकम 8, तो हमारा हाइड्रोजन तो 8 हो गया. ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गया एंड हियर ऑक्सीजन 4 था ही. प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड्स में भी 4, प्रोडक्ट साइड्स में भी 4 हो गया. तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. अब मुझे बारी है लेड और क्लोरीन को बैलेंस करने की. तो लेड को बैलेंस कर, यहाँ 3 है ना रिएक्टेंट साइड्स में, इधर 1 है, तो इधर मैं अगर 3 लगाता हूँ तो लेड हमारा कितना हो गया? 3, तो लेड बैलेंस हो गया. अब क्लोरीन की बारी. अभी टोटल क्लोरीन कितना है एक बार देख लेते हैं. 3 × 2 = 6, तो इधर 6 क्लोरीन और यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो 8 क्लोरीन है प्रोडक्ट साइड में, और इधर भी तो 8 क्लोरीन है, 8Cl. तो चलो हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो गया. यानी हमारा इक्वेशन क्या है? Pb3O4 + 8HCl gives 3 PbCl2 + 4H2O + Cl2. I hope I am making it clear. Please solve more of questions, then only you will be having that confidence while solving in the exams. नहीं तो एग्ज़ाम्स में फिर सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आज मैं तुम लोगों को एक होमवर्क देता हूँ. होमवर्क यही है माय डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी हमने आज बैलेंसिंग किए, बैलेंस इक्वेशंस को प्रैक्टिस किया, उन सारे बैलेंस इक्वेशन को तुम कॉपी में सॉल्व करोगे और मुझे होमवर्क भेजोगे. इफ़ यू सेंड मी द होमवर्क्स, इट मेक्स मी फील प्राउड एंड मेक्स मी फील हैप्पी. आई एम राइटिंग माई email ID here, sunando.devnath@yahoo.com. So this is my email ID. Please send your homework here to me. I have told you what is the homework. You solve all the balanced chemical equations that we have discussed in the class. और book में भी अगर तुम्हें कुछ extra questions मिलता है, you can solve them and also send me in my email ID. Okay. Also, if you have any doubts, please mail me. Okay. कोई अगर क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहा है, कोई बैलेंस्ड इक्वेशन तुमसे बैलेंस हो नहीं रहा है, वो क्वेश्चन भी मुझे सेंड कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा. ओके, सो प्लीज़, बिकॉज आई वॉन्ट दैट एवरीबडी शुड study, everybody should improve in chemistry. So till then, let's wait for the next video. I will upload very soon according to the schedule which I have put. Stay home and stay good, all of you. Thank you for watching.